हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में आएगा। 5 नंबर में टोटल क्वेश्चन कितना आएगा, तो 5 नंबर में टोटल क्वेश्चन आएंगे 6, जिसमें से आपको बनाने हैं 3। और ये 3 क्वेश्चन जो है ना ये 5 मार्क्स करेंगे, यानी टोटल हो गए 15 मार्क्स। तो काफ़ी वेटेज, ज़्यादा वेटेज हो जाता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। और देखिए 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा ना उसको कम से कम आपको एक पेज में लिखना है, और इतना आपसे याद तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं जो बताऊंगा क्वेश्चन उसको आपको पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद पढ़ना है, समझे ना। इसलिए अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा। आप अगर समझे रहेंगे कहानी की तरह तो आपको तो अपने आप याद आ जाएगा उसका क्वेश्चन का क्या आंसर था। जैसे लहना सिंह वाला है, उसका तो अपने आप को कहानी लिखना पड़ेगा। अब आंसर जो चाहिएगा 2-4 लाइन में लिखना, वो तो होगा नहीं, संभव तो है नहीं, क्योंकि 5 मार्क्स है तो कम से कम एक पेज तो लिखना ही पड़ेगा ना। इसलिए पहले अच्छे से क्वेश्चन को आपको समझना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल मैंने 10 या 12 क्वेश्चन ही लिए हैं। उसमें से अगर आप सब याद कर लेते हैं सही सही, अगर याद अच्छे से या समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में सब आपको इसी में से आएंगे। अगर सब नहीं भी आए तो मतलब आपको 3 तो बनानी है, 3 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाएंगे। इसलिए बस आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ठीक है। या ऐसे भी कर रहेगा क्वेश्चन कि उसने कहा था कहानी को अपने शब्दों में लिखे, या फिर ऐसे रहेगा कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। क्वेश्चन समझ गए, अब आंसर समझिए। पहले मैं बता देता हूं कि लिखना कैसे है, उसके बाद इसका कहानी समझा देंगे तो आप समझ जाइए, ठीक है। देखिए, लहना सिंह एक सिख राइफल का जमादार है, सिपाही से थोड़ा उच्च पद पर, बचपन से ही साहसी था। देखिए लहना सिंह जो है ना ये किस पद पर है, तो जमादार के पद पर है। जमादार का जो पद होता है ना ये सिपाही से थोड़ा ऊंचा पद होता है। सिपाही होता है, कांस्टेबल होता है तो देखते नहीं करते, कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल से थोड़ा उच्च पद होता है, सिपाही मतलब होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल से थोड़ा ऊंचा पद क्या होता है, तो जमादार का पद होता है। तो लहना सिंह किस पद पर है, तो जमादार के पद पर। अब बचपन से ना लहना सिंह बहुत ज्यादा साहसी बालक था, ठीक है। चलिए इतना समझ गया ना, आगे देखते हैं। बचपन में जब अपने मामा के यहाँ गया था तो वहीं एक सिख लड़की सूबेदारनी को तीरी कुड़माई होकर कहकर छेड़ देता था। देखिए बचपन में जब लहना सिंह अपने गांव गया था ना, मामा के घर अमृतसर, इसमें लिखा नहीं है लेकिन आप लोग याद रखिए कि मामा के घर गया था लहना सिंह अमृतसर। वहां पर क्या करता था, एक गाँव दही की दुकान पर गया था दही लेने के लिए। वहीं पर एक लड़की भी आती थी, वही भी दुकान पर कोई सामान लेने आई होगी। वहीं पर क्या करता था, उस लड़की को लहना सिंह हर दिन पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, मतलब वो पूछता था तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई। और लड़की जो थी वो धत कहकर वहां से चली जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, कि लड़की अपने थोड़ा दिन रहा, अपने ऐसे ही काम चलता रहा कि वो पूछता था, वो धत करके चली जाती थी। फिर लड़की अपने घर चली गई, लड़का जो था मतलब लहना सिंह वो अपने घर चला गया। तो वो सब अपने अपने वो भी तो किसी रिश्तेदार के यहाँ आई थी। लहना सिंह अपने मामा के यहाँ गया था, लहना सिंह अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। फिर जब लहना सिंह बड़ा होता है तो किस पद पर पोस्टिंग उसकी होती है, तो जमादार के पद पर, जो कि सिपाही से थोड़ा ऊंचा पोस्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो अपने जमादार से ऊंचा पोस्ट होता है सूबेदार का। तो अपने सूबेदार के घर पे जाता है, ऐसे चाय के लिए गया होगा। तो वहां पर जो जाता है तो देखता है सूबेदारनी को, मतलब सूबेदार जो उसके मेन रहते हैं, उसके इंचार्ज रहते हैं, उसके यहाँ जाता है चाय पे। तो वहां पे देखता है किसको, उसी लड़की को जो कि सूबेदारनी बनी हुई है और सूबेदार की पत्नी है, वो उसको वहां पे देखता है। उसको सब बात याद आ जाता है, अच्छा ये तो वही लड़की है जो हमको मिली थी अमृतसर में, मामा के यहाँ गए थे, जिसको हम तेरी सगाई होगी कहते थे, ये धत कहकर चली जाती थी। वहीं पर क्या होता है कि वो लड़की बातचीत होता है उस सूबेदारनी से थोड़ा मोड़ा कि कैसे क्या है बात, ऐसे होता है। उसके बाद क्या करती है, सूबेदारनी कहती है कि दोनों तो युद्ध में न रहता है, जमादार के पद पर तो युद्ध होगा ही। तो युद्ध के लिए कहता है कि उसका एक बेटा भी है सूबेदारनी का, उस बेटा का नाम है बोधा सिंह, ठीक है, समझ गए। उसके बेटा का नाम बोधा सिंह है, उसका पति है सूबेदार, और लहना सिंह है तो जमादार है। तो वो भी युद्ध पर रहता है, युद्ध के क्षेत्र जहाँ पर युद्ध चल रहा है वहाँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया गया इसमें, इस चैप्टर में, कहानी में। तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, उसी में क्या है, लहना सिंह जमादार है, सूबेदार तो सूबेदार है ही, और सूबेदार का जो बेटा है वो भी किसी पोस्ट पर है, ठीक है, उसका नाम है बोधा सिंह। तो सूबेदारनी क्या कहती है कि युद्ध में उसके पति और उसके बेटे की रक्षा करने के लिए वो ऐसे ही कहती है कि अपना रक्षा करे। तो लहना सिंह क्या करता है कि अपनी जान देकर किसकी रक्षा करता है, तो उसके बेटे की, यानी कि सूबेदारनी के बेटे या फिर सूबेदार के बेटे जिसका नाम रहता है बोधा सिंह, और सूबेदार दोनों की रक्षा करता है अपनी जान देकर। अपना जान उसका चला जाता है, उसको दोनों को बचाते बचाते, और उसी में क्या होता है कि उसका तो जान चला जाता है लहना सिंह का, उसकी दोनों की जान बचाते बचाते किसकी जान बचाते, तो सूबेदार की और उसके बेटे बोधा सिंह के। तो वो किस लिए बचाता है, इसलिए बचाता है कि सूबेदारनी जो थी उसको बोली थी कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना है, युद्ध में जब भी युद्ध हो तो मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना है। तो लहना सिंह क्या करता है कि बिना किसी स्वार्थ के कारण, उसको तो कोई स्वार्थ नहीं रहता है ना,
लहना सिंह का कोई स्वार्थ नहीं रहता उसमें, अगर चलिए उसका तो शादी भी नहीं अब होने वाला था उससे, सिर्फ उसको बचपन में एक प्रेम हुआ था, उसी के कारण वो इतना बड़ा त्याग कर देता, अपनी जान दे देता उसका पति और बेटे को बचाने के लिए। यही इस कहानी है, समझे। और लास्ट में क्या करता है, जब वो मरने वाला रहता है ना, और सूबेदार और बोधा सिंह जब को कहता है तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, जब वो जाने लगता है तो उसको बस इतना कहता है कि तुम सूबेदारनी से कह देना उसने जो कहा था ना वो मैंने कर दिया, बस इतना कहने के लिए कहता है कि तू कह देना सूबेदारनी से कि जो मैंने कहा उसने कहा था ना वो मैंने कर दिया। इन्हें बताता है कि क्या करने के लिए सूबेदारनी ने कहा था और क्या मैंने कर दिया, सिर्फ इतना कहता है कि तुम सूबेदारनी से कह देना जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ये कहानी समझ गया अच्छे से। अब आपको यही लिख देना, लिखना कैसे ये समझ लीजिए, एक बार और फिर से शुरू से देख लीजिए। लहना सिंह का शब्द परिचय अपने शब्दों में देना है, ठीक है। लहना सिंह सिख राइफल का जमादार है, सिपाही से थोड़ा ऊंचा पद पर, बचपन से ही साहसी था, मतलब बचपन से ही बहुत ज्यादा साहसी था। कौन? तो लहना सिंह। बचपन में जो अपने मामा के गया था तो वहीं एक सिख लड़की सूबेदारनी को तो तेरी कुर्बानी होकर कहकर छेड़ा करता था। देखिए पहले कहानी हम आपको इसलिए बता दें ताकि कहानी आपको पता है, अब आंसर पढ़िएगा ना आपको अपने आप समझ में आएगा। वैसे हम आपको आंसर आपके सामने पढ़ते तो अच्छे से समझ में आता ही नहीं, लेकिन कहानी हम पहले समझा दिया आपको तब तो आपको आएगा ना। कहानी समझे ना, नहीं समझेगा तो थोड़ा वीडियो को पीछे कीजिए और समझिए। तो उसके बाद छेड़छाड़ में वह सूबेदारनी से प्रेम करने लगता है। वह वीर के साथ साथ बुद्धिमान भी था। जब वह वर्षों के बाद सूबेदारनी उसे मिलती है तो उसे अपने पति और पुत्र की रक्षा की यहाँ पर मांगती है, रक्षा करने के लिए कहती है, जिसे वह युद्ध में अपने प्राण देकर पूरा करता है। लहना सिंह वचन पात्रक प्रेमी, वीरता और बुद्धिमान होने के कारण ही कहानी का एक स्मरणीय पात्र है। देखिए लहना सिंह इस कहानी का सबसे स्मरणीय पात्र क्यों? क्योंकि वचन ले लेता है, सूबेदारनी उसको वचन ले लेती है कि तो मेरे पति का और मेरे बेटे का जान बचाना युद्ध में, इसलिए वचन पात्रक प्रेमी है, वीरता यानी कि वीर भी है, बुद्धिमान भी है, ताकि आप उस कहानी आप पढ़िएगा ना। वैसे तो कहानी आप टाइम नहीं बचा कि आप कहानी पढ़ पाए, लेकिन कहानी में कैसे वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके जान बचाता है बोधा सिंह और सूबेदार की, वो सब दिया हुआ है उसमें। लपटन साहब आते हैं, ये सब कहानी वाले उतना मैंने आपको शॉर्ट में बताया। समझ गए ना कहानी? अगर नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और फिर से सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यही आंसर है। अगर आप इतना लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 5 में 5 नंबर आ ही जाएंगे। एक बार और समझ लिया है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जैसे कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ये तो क्वेश्चन रहेगा ही। अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन रहेगा, उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे, ये भी रह सकता है, समझे ना? समझ गए? ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक समझ गए? अगर आंसर को इसका कहानी अगर आप समझ गए होंगे तो अपने आप आंसर लिख दीजिएगा बना करके। देखिए कितना आसानी भाषा में मैंने लिखा है। आप गेस्ट पेपर में देखिएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत बड़ा मतलब पैसेज दिया हुआ है और भारी भारी लैंग्वेज में वर्ड दिया हुआ है। ऐसा वर्ड है जो कि आप सुने भी नहीं होंगे, ऐसा वर्ड है, ठीक है। और ऐसा वर्ड मैंने लिखा है जो कि आपको याद हो ही जाए। समझ गए? पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना? ये क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा ना। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कहानी के आधार पर मालती का चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। मालती कौन थी? तो रोज कहानी की नायिका थी। मालती जो थी ना, ये रोज कहानी की नायिका मतलब क्या होता है? उसके मेन पात्र थी। रोज कहानी है उसकी मेन पात्र कौन थी? तो मालती थी। और उसी का चरित्र अपने शब्दों में बताना, अपने शब्द में बताना, नहीं कि किताबी शब्द। देखिए क्वेश्चन भी बताएगा ऐसे अपने शब्द में लिखिए, इसलिए अपने शब्द में ही आप लोग लिखिएगा, अपने मन से बना करके। जैसे अपनी कहानी आप समझ जाइए, उसके बाद अपने आप बना दीजिएगा आप आंसर, समझ गए ना? और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि रोज कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखे, रोज जो कहानी है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। क्वेश्चन 2 टाइप से रहेगा, कैसे भी रहे, लेकिन आप लोगों को बना देना है। और कहानी आप लोग समझ जाइएगा तो अपने आप बना ही दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि रोज कहानी, इसको लिखा किसने? तो सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे ने लिखा है, समझ गए? अब इसका थोड़ा कहानी आप पढ़े तो उसको ये पढ़ लीजिए, उसका कहानी में समझा देता हूँ, उसका आंसर आप खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए रोज कहानी का माध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का चित्रण करती है। कहानी की नायिका मालती है। देखिए रोज कहानी जो है ना, ये मध्यम वर्गीय, मतलब मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं ना, ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, मतलब मध्यम वर्ग के लोग, उसमें जो घरेलू स्त्री रहती है उसी के कहानी के मनोदशा, उसकी मनोदशा कैसी रहती है, उसका मन हर हमेशा कैसा रहता है, वही बताया गया। और इस कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। उसके चरित्र के बताने के लिए 2 पक्ष रखा गया। पहला पक्ष रखा गया उसके अतीत का और दूसरा पक्ष उसके वर्तमान का। अतीत की मालती एक उद्दत और चंचल स्वच्छंद मनोवृत्ति की लड़की थी, ठीक है। समझा देते हैं आपको, पहले आपको समझा देते हैं ना कहानी, उसके बाद आपको आंसर पढ़ाएंगे तो समझ में भी आएगा। देखिए रोज कहानी है, इसमें क्या होता है, लेखक है, लेखक का नाम क्या था? सचिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, ठीक है। अब उनकी दूर की बहन है, दूर की बहन एक है, उस मालती है। अब मालती जो है उसका शादी हो गया। बचपन में लेखक जो थे ना, दोनों एक साथ खेलते थे। वैसे कहने के लिए तो दूर की बहन है, लेकिन उसकी दोस्त से वो कम नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी दोस्त, उसी के साथ वो बचपन में इकट्ठे खेलते, पढ़ते, लिखते और मारपीट ये सब करते थे, ठीक है ना। ये लेखक की वो दूर की बहन थी।
तो शादी हो जाता है। एक दिन क्या करते हैं लेखक, उसके घर जाते हैं। किसके घर? तो मालती के घर। मालती के घर जाते हैं तो उसका घर में क्या सब देखते हैं कि मालती अपने घर में एकदम खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि उसके आस पड़ोस जो है उस पहाड़ी इलाका में मालती रहती है, वहाँ पर ज़्यादा लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, तो मालती अकेले रहती है। अकेले रहते रहते वो चिड़चिड़ा सी हो गई है। उसके पति क्या? तो उसके पति भी ना एक डॉक्टर है जो किस बीमारी का इलाज करते हैं? तो गैंग्रीन का इलाज करते हैं। और एक और, हाँ, गैंग्रीन किसे कहते हैं ये मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आएंगे इंपॉर्टेंट, वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जो बताया अगर उतना कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसमें तो आप समझ लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन कि गैंग्रीन क्या है, ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके जो पति थे ना, मालती किसके? तो मालती के जो पति थे वो डॉक्टर थे, ठीक है। वो डॉक्टर थे और किस बीमारी का इलाज करते थे? गैंग्रीन का इलाज करते थे। गैंग्रीन क्या होता है कि गैंग्रीन जो होता है ना, किसी विषकांत यानी विषैला कोई जीव होता है या फिर कांटा उटा चुभ जाता है तो उसी के कारण क्या हो जाता है? तो गैंग्रीन बीमारी हो जाती है। और जिस रोगी को ये बीमारी, मतलब जिस आदमी को या जिस औरत को या जिस भी लोग को ये बीमारी हो जाता है ना, उसको क्या किया जाता है? जैसे कि हाथ में हो गया ये बीमारी, उसका हाथ काट दिया जाता है। किसी के पैर में हो गया तो उसका पैर काट दिया जाता है। जिस भी अंग में हो जाता है वो अंग काट दिया जाता है या फिर उस रोगी की जान चली जाती है। यही गैंग्रीन है, ठीक है ना। तो मालती के जो पति थे वो डॉक्टर थे और बीमारी का इलाज करते थे गैंग्रीन का, ठीक है। और जो गैंग्रीन मतलब पहाड़ी इलाका में लगते रहता है, बीमारी होते रहता है पहाड़ी इलाका के लोगों को, समझ गए, ठीक है। डॉक्टर थे, इस कारण क्या होता था वो भी अपने टाइम उतना नहीं दे पाते थे अपने फैमिली को, मतलब मालती को या अपने बच्चे को। उसका बच्चा भी एक था, मालती के एक बेटा भी था, उसको उतना टाइम नहीं दे पाते थे। इस कारण क्या होता था, मालती अकेले भर दिन पूरा दिन अपने घर में रहती थी। अब घर में रहते रहते अकेले लोग तो चिढ़ जाते हैं ना, किसी से बातचीत करना, उतना पूरा दिन घर का काम करना, बर्तन करना, कप खाना बनाना, कपड़ा धोना, ये सब काम करते करते वो चिढ़ जाती थी। उसी के लिए लेखक सोचता है कि मालती जिससे हम मिले थे बचपन में कितना चंचल थी, कितना बदमाश थी। एक उदाहरण भी देता है। कौन सा उदाहरण वो दिखाते हैं, 1 मिनट बताते हैं आपको। उदाहरण ये देता है, समाप्त कर दूं, हाँ देखिए, एक उदाहरण ये देता है कि उसके पिता ना एक दिन एक पुस्तक लेकर आए थे। किसके पिता? तो मालती के पिता बचपन में वो पुस्तक लेकर आए थे, बोले थे इसका 20 पेज रोज पढ़ना है तुमको, हफ्ते भर आकर हम देखेंगे कि तुम इसे समाप्त कर चुकी हो कि नहीं। अगर नहीं पूरा किताब समाप्त की होगी तो हमको चमड़ी उधेड़ देंगे, तुमको इतना मारेंगे, समझ गए ना। मालती को बोले थे उसके पिताजी कि 20 पन्ना रोज रोज पढ़ना है। अब मालती क्या करते हैं कि प्रतिदिन 10-10 को पन्ना फाड़ कर फेंक देती है, पूरा पुस्तक समाप्त कर देती है। उसके पिता बोले थे 20-20 को पढ़ना के लिए, वो की करती है 10-10 को पन्ना रोज फाड़ करके फेंक देती है। और जब उसके पिता पूछते हैं कि किताब पढ़ ली तो वो बताते हैं कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। यही सोचता है कि वो लड़की इतना बदमाश थी, इतना चंचल थी। लेखक सोचते हैं वो लड़की आज कितना किसी से बातचीत करना नहीं, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं है, ताजगी नहीं है, उसमें युवती वाला रस नहीं है, जो कि एक जितना उसका उम्र है उतना जितना मानिए उसका उम्र अगर 30-35 होगा या 25-30 जितना भी हो, उस समय उस औरत की जितना चंचलता उसके मन में रहता है, जितना वो ऐसे सस्ती सवरती है जैसी रहती वैसी वो नहीं है। वो एकदम शांत स्वभाव, एकदम उसके अंदर कोई भी रस ही नहीं है, नीरस है वो। उसके घर का स्वभाव एकदम जैसे प्रसन्नता उसके घर में कहीं पर दिख ही नहीं रहे, पूरा एकदम नीरस सा लग रहा है उसका घर में। उसके घर में कहीं भी खुशी भी नजर नहीं आ रही। यही वो सोचता है पहले वो कितना हंसती खेलती थी, अब उसके घर में कैसा हो गया। यही इस कहानी का सारांश है, समझ गया। और वो गया था मिलने। फिर ऐसा भी होता है कि उसके पति आते हैं रात में, लेखक से मिलते उलते हैं, सब होता है, लेखक आम लेके जाते हैं, ये सब हुआ है। लेकिन इतना आपको याद नहीं रखता है, कहानी आप थोड़ा समझ गए। अब हम आपको समझाएंगे तो आप इस पे क्या लिखा हुआ तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कहानी के आधार पर मालती का चरित्र अपने बारे शब्दों में लिखिए, ये बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, रोज कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, समझ गए ना, ऐसे भी रह सकता है। तो रोज शीर्षक एक मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा का चित्रण करते हैं। कहानी की नायिका मालती है, उसके चरित्र को बताने के लिए 2 पक्ष रखे गए। बताए थे ना आपको कि 2 पक्ष रखा है लेखक ने। पहला पक्ष की उसके जीवन से पहले, शादी से पहले का, एक रखा है शादी के 2 साल बाद का, ठीक है। तो पहला उसका अतीत और दूसरा वर्तमान, मतलब पहले उसका शादी से पहले का और दूसरा शादी के बाद का। अतीत की मालती एक उद्दंत चंचल स्वच्छंद मनोवृत्ति की लड़की थी, मतलब चंचल बहुत ज्यादा बदमाश भी लड़की थी, ठीक है। लेखक के अनुसार, किसके अनुसार? तो लेखक कौन? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य के अनुसार उसकी बहन से ज्यादा वो उसकी मित्र थी। हम बताएं ना आपको कि लेखक मानता था कि उसकी बहन से ज्यादा, मतलब उसकी अपनी बहन नहीं थी, दूर की बहन थी, लेकिन उसको बहन से ज्यादा उसकी मित्र थी। उसके साथ वो क्या करता था? तो इकट्ठा खेलता था, दोनों खेलते थे, पढ़ते थे, मारपीट भी करते थे। पढ़ाई में मालती का मन पढ़ाई में एकदम नहीं लगता था, पढ़ाई में मालती का मन एकदम नहीं लगता था। इसका उदाहरण लेखक ने कैसे दिया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य ने, यानी कि लेखक ने कैसे दिया? उसके पिता एक दिन एक पुस्तक ला कर दिया और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ो, हफ्ते भर बाद देखूंगा कि तुम इसे समाप्त कर चुकी हो कि क्या नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मगर मालती ने प्रतिदिन 10-10 पन्ने फाड़ कर फेंक दिए। इस तरह पुस्तक समाप्त कर दी। पूछने पर बताया
एक मिनट। पूछने पर बताया कि मैंने किताब फाड़कर फेंक दी, नहीं पढ़ूंगी। विवाह के बाद मालती का जीवन 2 साल में ही बदल जाता है। उदंत और चंचल मालती एकदम सीधी हो जाती है। उसका पति चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर है, जिस वजह से उसके पास भी समय की कमी रहती है। परिवार को भी समय नहीं दे पाता। मालती के साथ कठिनाई यह है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में उसके पास कोई समाज नहीं, मतलब क्या है कि उसके पति के पास तो टाइम नहीं रहता, क्योंकि पति डॉक्टर है तो पूरा दिन अपने चिकित्सालय में ही बिजी रहते होंगे। ठीक है, डॉक्टर लोग के पास तो वैसे भी फुर्सत रहता नहीं। उसके बाद क्या है, मालती है पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। किस क्षेत्र में, तो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है। उसके पास कोई समाज नहीं, मतलब आप जैसे गांव में रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे पड़ोसी होंगे ना, वो आपके बगल में ही दोस्त होगा। आपके अगर मम्मी होगी तो उनके बगल में कोई बात करने वाला होगा, जिससे वो पूरा दिन बात कर लेती होगी। आपकी चाची होंगी, वो भी बात कर लेती होंगी किसी से। आपकी दादी होंगी, वो भी आस पड़ोस में से किसी से बात कर लेती होगी। ठीक है, लेकिन मालती जो थी ना, पहाड़ी क्षेत्र में रहती थी। वहाँ पर ज़्यादा लोगों का घर नहीं था, वहाँ पर कोई भी समाज नहीं था जिससे वो बातचीत कर पाती। घूम फिर कर घरेलू काम, अपने छोटे बच्चे में व्यस्त रहती थी। मतलब मालती जो थी वो अपने घरेलू काम, उसके जो घर के काम थे, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, इसी सब में व्यस्त रहती थी। सिवाय उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मनोरंजन का अभाव, गपशप करने वाले लोगों की कमी और एकरस दैनिक जीवन के कारण वो ऊब सी गई थी। मनोरंजन का अभाव मतलब उसका मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं। मनोरंजन लोग कैसे करते हैं, किसी से कोई बातचीत कर लिया, किसी से कोई बात कह दिया, किसी का कोई बात सुन लिया, इसी तरह से उसका मनोरंजन होता है। लेकिन उसके पास तो मनोरंजन का अभाव था, क्योंकि उसके आस पड़ोस में उतने लोग थे नहीं। एक रस दैनिक जीवन, एक रस दैनिक जीवन मतलब क्या, एक जैसा दैनिक जीवन। रोज उठना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, बच्चे को संभालना, यही सब काम वो एक दिन मतलब सब दिन करती थी। इससे क्या हुई थी, वो उब सी गई थी। कौन उब सी गई थी, तो मालती जो थी वो उब सी गई थी। उसमें कहीं भी ताजगी, प्रसन्नता नहीं है। मालती में युक्ति वाला रस भी नहीं। यही चरित्र का वह पक्ष है जिसके प्रति हर पाठक सहानुभूतिशील हो उठता है। मतलब हर पाठक मतलब कौन, हम लोग पढ़ने वाले को कहा जाता है पाठक। हम लोग क्या होते हैं, उसके प्रति हमें दया आ जाती है। अच्छा, उसका जीवन ऐसा था, इसी को कहते हैं सहानुभूतिशील हो उठता है। समझ गए क्या था, समझ गया ना। देख लीजिए क्वेश्चन, नहीं समझे हो तो एक बार इसको बैक कीजिए और वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझ लीजिए। जिससे क्या होगा, आप कहानी समझ जाएंगे, आंसर आप अपने आप बना के लिख दीजिएगा। आप ही बताइए, इतना बड़ा आंसर आपसे याद होगा, रटने लगेंगे तो याद होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग समझ जाएंगे क्वेश्चन को तो अपने आप से बना करके लिख दीजिएगा एग्जाम। अब वैसे भी याद रखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम एक पन्ना में तो लिखना ही पड़ेगा। और भी ऐसे नहीं लिखना है, जैसे देखिए फॉर्मेट वाइज बना के लिखना है। जैसे कि घरेलू मारते समझा मेरा कहानी के नए का माल था। यहाँ पर जहाँ पर होगा, यहाँ पर अगर लाइन होगा इसको लाइन को छोड़ देना है यहाँ पर, फिर यहाँ लाइन नीचे लाइन से शुरू करना है। ठीक है ना, ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। आप ही सोचिए, अगर आप किसी का, आप मास्टर हैं, ठीक है, आप समझ के चलिए आप मास्टर हैं। अगर आप किसी का कॉपी चेक कीजिएगा, आपके सामने एक ऐसा कॉपी, 2 बच्चे का कॉपी चेक करना है। एक बच्चा 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, दोनों बच्चे ने सेम आंसर लिखा है। एक बच्चे ने क्या किया है कि पूरा एक पेज लिख दिया, फॉर्मेट वाइज लिखा है। मतलब फॉर्मेट वाइज 4 लाइन लिखा है, फिर एक पे थोड़ा सा छोड़ा है, उसमें भी अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन दिखा है उसको अंडरलाइन कर दिया है, फिर उसका 4 लाइन लिखा है, फिर फॉर्मेट छोड़ा है, मतलब पैसेज बना के लिखा है। ठीक है, एक बच्चा क्या किया कि पूरा एक पन्ना लिख लिया है, उसको एक पन्ना लिख दिया, पूरा एक पन्ना लिखा है। ये दूसरा बच्चा जो फॉर्मेट बना के लिखा है, ये आधे पन्ना लिखा है। तो आप कौन सा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, फॉर्मेट वाला ना, जो पैसेज बना हुआ है। जल्दी से आप अच्छे से आप एक बार देखेंगे, अच्छे से लगेगा हाँ इसके पास ज्ञान है, ये पढ़ा है। लेकिन जो पैसेज लिखा होगा, मतलब कि पूरा एक के बार लिख दिया होगा, ऐसे एक समरी के टाइप से पूरा एक पन्ना में, कहीं पर कोई लाइन नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं किया, उसमें क्या लगेगा उसको, अगर वो अच्छे से भी लिखेगा तो आपको, उसको मास्टर को लगेगा, या आप ही मास्टर है तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो लिखा ही नहीं, कुछ से कुछ लिख दिया, कुछ से मतलब क्वेश्चनों और उतार दिया होगा, ऐसे लगेगा। लेकिन आप कुछ थोड़ा इधर उधर भी कम बेसी भी लिखते हैं, लेकिन अगर पैसेज में लिखते हैं तो मास्टर को लगेगा अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, मतलब इस पैसेज में तभी ना लिखा जब पढ़ा हुआ है, इसको एकदम पॉइंट वाइज लिखा है। समझे ना, अगर ऐसे लिखिएगा तो 5 में 5 नंबर मिलेंगे ही आपको। ठीक है ना, इसलिए समझ जाइए। कहानी के आधार पर मालती का चरित्र बताना था, समझ गए ना, कि लेखक की बहन है, उसके साथ खेलती उलती थी, उसका मित्र थी। समझ गए, सब बात समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। और ये 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन समझिए। इसका रोज इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोज कहानी का शीर्षक अपने सारांश अपने शब्दों में लिखा है। एक और क्वेश्चन पहला था लहना सिंह वाला, या फिर उसने कहा था कहानी का सारांश लिखना। ये 4 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन है 4 हो गया। इसमें से 2 कोई रहेगा ही। आपको बनाना कितना है, 3 ही ना, फिक्स किया कि 2 रहेगा ही। आप एग्जाम से आएगा तो देख लीजिएगा, 2 नहीं तो 1 तो गारंटी है मेरी कि 1 तो रहेगा ही। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, और ये देखिए 2 नहीं ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ना आपको रट के जाना एग्जाम। रट के तो नहीं जाना, क्योंकि रट तो पाइएगा नहीं, समझ के जाना। और समझ कैसे जाना है कि लिख पाइएगा। पहले यहाँ पे समझिए, आज का एक बार प्रैक्टिस कीजिए लिखने का इस क्वेश्चन सबको, कि खुद से लिख पाते हैं कि नहीं। जहाँ पर नहीं लिख पाइएगा, मेरा वीडियो देख लीजिए, इसका PDF रहेगा आपके पास, तो PDF में से देख लीजिए। नहीं होता है किसी गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर जो भी हो, उसमें से आंसर देख लीजिए कि मैंने क्या गलती की है। लेकिन लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बस वो 1 या 2 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है ना, इसलिए आपको तीसरा क्वेश्चन है कि भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है। भगत
सिंह। किसके? तो भगत सिंह जो है ना, इनकी विद्यार्थियों से क्या क्या अपेक्षाएं? तो भगत सिंह की विद्यार्थियों से काफ़ी अपेक्षाएं, मतलब कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं। वे कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो देश पर तन मन धन से अर्पित कर सके तथा अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। यह कार्य मतलब यह काम सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब भी जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अमर शहीद भगत सिंह से हैं। तो अमर क्यों कहा गया? क्योंकि अमर शहीद हैं वो, क्योंकि उनको सभी याद रखेंगे हमेशा के लिए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पढ़ तो लिए, लेकिन उतना आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है ना, एक बार समझा देते हैं। भगत सिंह जो है ना, भगत सिंह उनको विद्यार्थी मतलब हम लोग जो विद्यार्थी हैं, उनको मतलब हम हैं, आप हैं, सब तो विद्यार्थी हैं। ठीक है, इन भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या क्या अपेक्षा, यही बताना है, तो यही बताना था। ठीक है, तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं। क्या क्या अपेक्षाएं? वो कहते क्या है कि देश को ना ऐसे देश सेवकों की जरूरत है। देश सेवक मतलब क्या? जो देश की सेवा करे। ऐसी देश सेवकों की मतलब देश की सेवा करने वालों की आवश्यकता है, मतलब जरूरी है, जो तन मतलब अपने शरीर से, धन मतलब अपना रुपया पैसा से देश पर अर्पित कर दे और सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। जिस समय भगत सिंह मरे तो उस समय तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश गुलाम ही था, इसलिए बोलते हैं कि उस समय लिखे थे, तो उसी समय के बारे में बताएंगे ना कि जीवन को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे और देश की विकास के लिए भी न्यौछावर कर दे। देश की उन्नति कैसे होगा, तरक्की कैसे होगा, इस पर ध्यान दे। अगर उसको जरूरत पड़े तो अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दे और देश को आज़ाद कराए और देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए न्यौछावर कर दे। यह कार्य जो है ना, मतलब यह काम सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। ये किसका मानना था? तो भगत सिंह का मानना था। ये जो कार्य मतलब जो काम है कि अपना तन मन धन सब अर्पित कर देगा देश के लिए, काम सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं, भगत सिंह का मानना था। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। विद्यार्थी मान लीजिए कोई विद्यार्थी होगा, नौजवान कोई होगा, नौजवान मतलब जो पढ़ लिख रहा नहीं होगा लेकिन 25-26 साल 30 साल तक हो, 30 साल के अंदर को इसको नौजवान बोलेंगे। यह काम जो है ना, जो कि तन मन धन अर्पित कर देगा देश पर या न्यौछावर कर देगा, ये सिर्फ विद्यार्थी या नौजवान ही कर सकते हैं, ये भगत सिंह का मानना है। अतः विद्यार्थी पढ़े, तो मतलब विद्यार्थी जो है इसलिए पढ़ाई मतलब पढ़ाई का ज्ञान हासिल करें। उसके बाद साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करो। मतलब पॉलिटिक्स मतलब क्या? पॉलिटिकल साइंस, ये जो होता है सब्जेक्ट, वो पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स राजनीति। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है? राजनीति का भी ज्ञान हासिल करें और जब भी जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। मतलब जब भी जरूरत हो, देश को कैसे जब भी जरूरत हो ना, कि विद्यार्थी का भी जरूरत है, विद्यार्थी देश को सही कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी अगर नेता में आ गए या फिर देश में तन मन धन कुछ भी धन की आवश्यकता हो तो विद्यार्थी ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, मैदान में कूद पड़े और देश की सेवा में अपनी जान लगा दे। ये अपेक्षाएं हैं विद्यार्थी से अमर शहीद भगत सिंह की। समझ गए? क्वेश्चन समझे कि भगत सिंह क्या क्या अपेक्षाएं, समझ गए ना? देखिए एक बार और देख लीजिए, तो वैसे तब देख लिए भगत सिंह क्या क्या अपेक्षाएं, समझ गए? देख लीजिए आराम से एक बार पढ़ते चलिए तो आप लोग। भगत सिंह के विद्यार्थियों से काफ़ी अपेक्षाएं। वे कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है, आवश्यकता है जो तन मन धन अर्पित कर सके और सारा जीवन आज़ादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। यह काम सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति ला सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स यानी राजनीति का भी ज्ञान हासिल करे और जब भी जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही अपेक्षाएं विद्यार्थियों से अमर भगत सिंह की है। समझे आप लोग? 3 गो क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझ गए ना। और ये 3 गो क्वेश्चन को, ये तो नीचे वाला क्वेश्चन है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीन क्वेश्चन जो है ना, 1 2 3 क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम तो कहते हैं आप लोग इसको पढ़िए और अपने से लिख करके 3-4 बार, जितना बार हो सके देख लीजिए। 3 क्वेश्चन को तो आपको रट के तो नहीं जा सकता, रट के तो नहीं जा पाइएगा। समझ के अच्छे से ऐसे लिख के, ऐसे करके जाए ना कि वहाँ एग्जाम में लिख दे, ऐसे करके ही जाना। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का क्या अर्थ है? इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। शिक्षा मतलब क्या होता है? शिक्षा का क्या अर्थ क्या है, यही आपको बताना। इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करें। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य को अपने आप से परिचय करना। शिक्षा का कार्य वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। शिक्षा का कार्य यह है कि वह आंतरिक और ब्रह्म भय को नष्ट करे। शिक्षा की उपयोगिता है कि वह उस मेधा का उद्घाटन करे जिससे हम जीवन की समस्त समस्याओं की हल खोज सके, हमें सत्य और वास्तविकता की खोज करने में सक्षम बनाए, हमें भय रहित बनाए। भय रहने पर मेधा विकसित नहीं हो पाती। ये तो पढ़ ले, लेकिन समझ में उतना नहीं आया होगा।
देखिए 2-4 लाइन में आप इसका मतलब समझ जाएगा और अपने मन से बना के लिख दीजिएगा। शिक्षा का अर्थ बनाना है। शिक्षा का अर्थ क्या है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। देखिए शिक्षा, जब हम लोग शिक्षित होंगे तभी ना आगे समझ पाएंगे, हमारी समझदारी विकसित होंगी, जिससे हम क्या पता लगा पाएंगे कि देखिए जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। जीवन का जो सत्य होगा ना उससे हम अपने आप को परिचित करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारे अंदर समझदारी आएगी, जिससे क्या होगा जीवन के जो सत्य है उससे हम अपने आप को परिचित कराएंगे। शिक्षा का समझ गए। अब इसका कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट करना है। इसका शिक्षा का आखिर काम क्या है? देखिए शिक्षा का काम यह है कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करें। शिक्षा क्या होगा, हम अगर शिक्षित होंगे तो हमारा जितना भी जीवन बचा हुआ है उसको समझने में हमारी सहायता करेगा। कोई भी हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई होगा, अगर हम शिक्षित होंगे, अगर कोई मूर्ख होगा तो उतना नहीं समझ पाएगा अपने जीवन को। लेकिन अगर कोई शिक्षित आदमी होगा तो वो जीवन जिएगा, कोई अशिक्षित आदमी वो जीवन जिएगा। किसका जीवन अच्छा होगा? तो शिक्षित आदमी का जीवन अच्छा होगा ना। तो जितना अच्छा शिक्षित आदमी जीवन जी पाएगा उतना अच्छा से तो अशिक्षित आदमी जीवन नहीं जी पाएगा। वही बता रहा है क्वेश्चन कि शिक्षित हमें बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के मतलब ये नहीं कि हम अपनी पढ़ रहे हैं तो हमें एक ऊंची नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। ऊंची नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाए। शिक्षा जो नहीं सिर्फ ज्ञान के लिए लोग पढ़े, मतलब शिक्षा का मेन और मतलब है कि ज्ञान के लिए पढ़ना, इन्हें कि किसी नौकरी के लिए हम पढ़ रहे हैं, अच्छा आप नौकरी अगर पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसे किसके लिए? ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। समझ गए? शिक्षा का कार्य है कि आंतरिक भ्रम भय को नष्ट करना। शिक्षा की उपयोगिता है कि वह मेधा का उद्घाटन करे, जिससे जीवन की समस्त समस्या का हल खोज सके। हमें सत्य की वास्तविकता को खोज करने में सक्षम बनाए। हमें भय रहित बनाए। भय रहने पर मेधा विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का ये मतलब है कि जितना भी भय है, हमें भय है कि आगे क्या होगा नहीं होगा, अगर हम और ज़्यादा किताब पढ़ेंगे और ज़्यादा ज्ञान आएगा तो जो भी हमारे अंदर का भय है वो सब मिट जाएगा। समझे? हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई आएगी उसको समस्त कठिनाइयों का हल करने में हमें सहायता मिलेगी। क्या? तो जब हम शिक्षित होंगे तो। समझ गए शिक्षा वाला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन ये है, शिक्षा का अर्थ और इसके कार्य। तो शिक्षा का अर्थ समझ गए, जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना, और इसके कार्य और उपयोगिता समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि छत्रसाल की तलवार कैसी है? किसकी तलवार? तो छत्रसाल जो है ना, इनकी तलवार बतानी है कि कैसी है। तो देखिए छत्रसाल की तलवार की धार तेज है कि वह अंधकार को चीर कर निकलने वाले सूर्य के समान चमकती प्रतीत होती है। छत्रसाल की जो तलवार है ना, इसकी धार बहुत ही ज़्यादा तेज है। इतनी तेज है कि वह अंधकार को चीर कर निकलने वाले सूर्य के समान चमकती है। कैसी? तो देखिए छत्रसाल की तलवार इतनी तेज है ना कि अंधकार को चीर कर निकलने वाले सूर्य के समान चमकती प्रतीत होती है, यानी करती है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। देखिए इसका मतलब आखिर ये था कि अंधकार जो होता है ना, अंधेरा रहता है, उसको कैसे चीर कर सूर्य भगवान निकल जाते हैं। सुबह में, रात में अंधेरा होता है, सुबह में सूर्य भगवान निकल जाते हैं, उसको अंधकार को चीर कर। इतनी ही तेज है छत्रसाल की तलवार जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। अब तो मतलब समझ गए ना कि अंधकार कितना अंधेरा रहता है, उसको चीर कर सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं। ऐसे छत्रसाल की तलवार है जो कि इतनी तेज है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है कि वह गहन अंधकार की तरफ प्रतीत होने वाले हाथियों के झुंड को पल भर में काटकर समाप्त कर सकते हैं। देखिए हाथी का जो झुंड होगा, अगर हाथी का झुंड हो, एक हाथी कितना बड़ा होता है, ठीक है, और उसका हाथी का जो झुंड होगा वो कितना मतलब कि कितना बड़ा होगा, कितना झुंड होगा, उसको ना एक बार में ऐसे छत्रसाल की तलवार काट सकती है। मतलब ऐसा बताना चाहते हैं कौन? तो लेखक। ठीक है ना, कि छत्रसाल की तलवार इतनी तेज है वो एक पल भर में हाथियों के झुंड को भी काट सकती है। समझ गए? उसका अगला पॉइंट देखिए, उनकी तलवार शत्रुओं के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। उनकी जो तलवार है ना, शत्रु के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। जैसे मृत्यु आती है तो उसके आदमी के गले में लिपटी रहती है, इसी तरह उनकी तलवार, किनकी तलवार? तो छत्रसाल की जो तलवार है ना, मृत्यु की तरह लिपट रही है। छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ऐसा लगता है मानो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला उन्हें अर्पित कर रही है। वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रही है, निरंतर शत्रुओं का विनाश कर रही है। समझ गए? एक बार और देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव जो है ना, उनको प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिर, जो शत्रु मतलब दुश्मन है ना, उसके सिर की माला बनाकर उनको अर्पित करना चाहते हैं। लेखक ऐसा माना है कि छत्रसाल की तलवार इतनी तेज है ना, ऐसा लग रहा है कि मानो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, किनको? तो भगवान शिव जो है उनको प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं दुश्मन सब जो है उसका सिर काट कर उन्हें अर्पित करने के लिए माला बना रही है। इतनी मतलब इतना ज्यादा सर लोग दुश्मन के सर इतना काट रहे हैं कि उससे माला एक बन जाए। समझ गए? उसके बाद देखिए, वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रहे, निरंतर शत्रुओं का विनाश करे। जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, जो शत्रु, उसका विनाश करे। छत्रसाल की तलवार एक बार और समझ जाइएगा ना, तब अच्छे से याद ही रह जाएगा। एक बार और देख लीजिए, छत्रसाल की तलवार कैसी है, इसका वर्णन करना है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
छत्रसाल की तलवार जो है इतनी तेज है कि अंधकार को चीर कर निकलते सूर्य के समान चमकती प्रतीत होती है। देखिए अंधकार को जैसे सूर्य चीर कर निकल जाता है सूर्य भगवान, कितने चमकदार रोशनी होते हैं, ठीक है, वैसे ही उनकी जो तलवार वैसी चमकती प्रतीत होती है। कैसी? तो वैसी ही चमकती प्रतीत होती है, जैसे अंधकार को चीर कर सूर्य की रोशनी निकलते तो कितनी चमकती, वैसे ही 7 की तलवार चमक रहे। समझ गए पहला पॉइंट अच्छे से? ठीक है। उसके बाद वह गहन अंधकार के प्रतीत होने वाले हाथियों के झुंड को पल भर में काटकर समाप्त कर देती है। देखिए हाथी का झुंड जो होता है वो कितना बड़ा होता है, उसको एक बार पल भर में, मतलब एक पल भर में से एक बार पल ऐसे नीचे किए, आंख का पल जो होता है और नीचे किया ऊपर उठाया, इतना देर में वो हाथियों का झुंड को भी समाप्त कर सकते हैं, इतना तेज है छत्रसाल की तलवार। समझ गए? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, उनकी तलवार शत्रुओं में के गले में मृत्यु के समान लिपट रही है। जैसे शत्रु के गले में जैसे मृत्यु लिपट रही होती है ना, वैसे उनकी तलवार शत्रु के गले में लिपट रही है। मतलब कोई भी आदमी के गले में मृत्यु जैसे लटकी रहती है, ऐसे ही शत्रु के गले में उनकी तलवार लिपट रही है। उसके बाद देखिए छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण किया। कैसी रूप धारण किया छत्रसाल की तलवार ने? तो रौद्र रूप। ऐसा लगता है मानो कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं का सिर की माला उन्हें अर्पित कर रही है। भगवान शिव है उनको प्रसन्न यानी कि उनको खुश करने के लिए ना, शत्रु मतलब कौन? दुश्मन के सिर का माला उन्हें अर्पित करना चाहता है। छत्रसाल की तलवार इतना रौद्र रूप धारण कर लिया, ठीक है, समझ गए? दुश्मन को इतना दुश्मन को मारेगा कि उसकी माला बन जाए और वो किसको? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उस शत्रु की माला चढ़ा दे। इतना छत्रसाल की रौद्र रूप धारण करे छत्रसाल की तलवार। समझ गए? ठीक है। वह युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा रही निरंतर शत्रुओं का विनाश करे। जो शत्रु से मतलब जो हमसे लड़ेगा तो हमारे लिए शत्रु होगा, ऐसे 7 साल से जो लड़ रहे हैं वो तो उनका दुश्मन ही होगा। तो वो सब जो उतना पराक्रम दिखा रहे हैं उतना उनके दुश्मन, उनका विनाश करने के लिए उनकी तलवार बढ़ रही है, उनकी विनाश कर देगी, ऐसी उनकी तलवार है। समझ गए उनकी तलवार कैसी थी? समझ गए ना? ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर देखिए याद आप करिएगा, इतना याद नहीं होगा आपसे, हम बार बार करें इसलिए करें कि हम ही समझते हैं कि एक पेज का रहेगा उसको रटने लगिएगा तो रटेगा नहीं, लेकिन अगर आप समझ जाइएगा ना तो अपने आप बना के लिख दीजिएगा। ये नहीं रहेगा कि आप ऐसे पॉइंट वाइज ही लिखना है, अपने मन से बनाइए आंसर और अपने मन से लिख दीजिए। समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन और क्यों है? माँ के लिए अपना मन को समझना, माँ जो है ना उसका जो मन है उसको समझाना कठिन कब और क्यों है, यही बताना है। देखिए पहले हम समझा देते उसका आंसर पढ़ेंगे। माँ मतलब किसे कहा गया? सुभद्रा कुमारी चौहान को। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना उसके जो बेटा है उसका पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कैसी भी होगी, मतलब दुर्घटना में हो गई या फिर किसी बीमारी के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र की यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। अब क्या होगा, वो उसको चाह कर भी बचा नहीं पाए, उसको कितना भी प्रयत्न कर ली उसको बचा नहीं पाए, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, बस अपने लंबे और बेटे से अब तो मिल पाती नहीं है। इस परिस्थिति में माँ को समझाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। वो माँ व्याकुल उसकी रहती है। कौन? तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने ठीक है। एक बार और देख लीजिए तो फिर से यानी एक मिनट। हाँ देखिए सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उनकी पुत्र जो है उसकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु हो गई और किसी भी कारण से हो गई, यानी कि किसी दुर्घटना में हो गई है या फिर किसी कार एक्सीडेंट में हो गया, लेकिन चाह कर भी सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई, उसे बचा नहीं पाए। इसलिए क्या होता है कि वो विवश रहती है। वो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, माँ को समझाना कब कठिन था? इसलिए वो कठिन तब हो जाता है जब उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, वो उसका मन मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, इसलिए उसको समझाना कठिन हो जाता है। समझे? और क्यों हो जाता है वो समझिए। क्योंकि माँ जो है ना वो अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है। क्या? तो माँ जो है अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है और उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसको समझाना कठिन हो जाए। वो पल भर ही उससे भूल नहीं सकती है, इसलिए उसको माँ को समझाना कठिन है। समझ गया? एक बार और समझिए। सुभद्रा कुमारी चौहान है उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। समझ गए? उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके पुत्र की मृत्यु हो गई यानी कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है, और वो किसी कारणवश से कार दुर्घटना में हो गई या फिर किसी बीमारी के कारण हो गई, और वो चाह कर भी उसे बचा नहीं पाए, ठीक है। उसे चाह कर भी बचा नहीं पाए, इसी कारण से ना उसका मन व्याकुल है, और मन व्याकुल है तो समझ गए। और वो उससे अत्यधिक प्रेम करती थी, उसे पल भर भी अपने आप से भूल नहीं सकता, पल भर भी उसको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि माँ को समझाना कठिन हो जाता है। समझ गए कि माँ के लिए मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है, यानी किसी कारणवश से वह अपने बेटे से लंबे समय तक नहीं मिल पाए। उस परिस्थिति में माँ को समझाना कठिन हो गया, लंबे समय उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती है, फिर प्यार करती है। वो अपने पुत्र को पल भर भी भूल नहीं सकते, इसीलिए माँ को समझाना कठिन हो गया। और क्यों हो गया समझिए ना, उससे माँ से माँ जो थी अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। समझिए इसका आंसर अच्छे से, ठीक है। अगला देखिए, पंच परमेश्वर के खो जाने के लेकर कवि क्यों चिंतित है? किसको खो जाने के लेकर? तो पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि क्यों चिंतित है?
पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि निम्नलिखित कारण के कारण चिंतित है। पहले की कोई भी बात विवाद होता था तो गांव में तो पंचायत के माध्यम उसका निपटारा होता था, लेकिन आज सभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। न्यायालय की प्रक्रिया में पीड़ित का समय, धन और श्रम बर्बाद होता है। क्या क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन समझिए। पंच परमेश्वर किसको, तो पंच परमेश्वर को ना खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित था। पंच परमेश्वर मतलब आजकल जैसे पंच परमेश्वर खो जा रहा है, पहले क्या होता था, गांव के मुखिया सरपंच वही जो थे वही निर्णय कर लेते थे। कोई भी काम समस्या हो उसका निवारण कौन करते थे, तो मुखिया सरपंच ये सब मिलकर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब लोग न्यायालय यानी न्यायालय मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगते, उसमें जाते ताकि उनको उनका जो कुछ भी हुआ उनके साथ उसका न्याय उनको मिल सके, ठीक है, समझ गए। न्यायालय की प्रक्रिया जो होती है बहुत जटिल होती है। इस न्यायालय की प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारा धन, समय की बर्बादी होती है, ठीक है। न्यायालय प्रक्रिया में पीड़ित जो होता है, जो कोई पीड़ित आदमी है वो फैसला के लिए गया, अपना न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाता है। पहले क्या होता था, गांव में उसको न्याय मिल जाता था, लेकिन अब तो मिलता नहीं है, तो जाता है कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वहां पर क्या होता है कि समस्या उस कोर्ट की बहुत ज्यादा जटिल अब हो गई है। इसके कारण क्या होता है कि लोग की समय की, धन की, इस सब की बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, ठीक है। उसके बाद उसको न्याय शायद मिल पाता है, समझे। देखिए पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कभी क्यों चिंतित था, यही है कि पहले पंच परमेश्वर पंच सब मिल करके सब फैसला कर देते थे, लेकिन अब तो करते नहीं है। अब तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और न्यायालय का मतलब कोर्ट में तो क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसमें पैसा भी लगता है, इसीलिए कभी चिंतित है, समझ गए। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। तो पंच परमेश्वर को खो जाने पर कवि निम्नलिखित कारणों से चिंतित है। पहले कोई भी बात विवाद होता तो गाँव में तो पंचायत के माध्यम उसका निपटारा हो जाता, लेकिन आज भी लोग आज सभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। न्यायालय मतलब कोर्ट का। न्यायालय की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। न्यायालय की प्रक्रिया में पीड़ित का समय, धन और श्रम की बर्बादी होती है, समझ गए। क्वेश्चन से समझ गए। उसके बाद देखिए इसका 4-5 और क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर लिखते तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता, उतना बहुत ही 2-3 घंटा का हो जाता, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आप लोग अगर चाहें तो इसका आंसर आप लोग को मिल जाए, मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर उसमें भी मिल ही जाएगा। इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ये 7 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दिया। अगर ये 12 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, 9, 10, 11, 12, देखिए 8वां क्वेश्चन है 30 पार्ट का सारांश अपने शब्दों में लिखें। 30 पार्ट जो है इसका सारांश अपने शब्दों में लिखे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जूठन पार्ट सारांश का अपने शब्दों में लिखे। जूठन किसने लिखा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, और ये आत्मकथा है, वही वाला जो जूठन जो था दलित कैसे, उस दलित पर कैसे आजकल अत्याचार हो रहा है, यही वाला जो पार्ट था आत्मकथा वाला, जिसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा, वही पार्ट ये वाला हो गया। उसके बाद करवक पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित प्रथम पद का भावार्थ लिखना है। तुलसीदास जो रचित किया तो प्रथम पद उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक का संक्षेप में भावार्थ लिखना है। किसका, तो तुमुल कोलाहल कलह में, इसका भी शीर्षक का संक्षेप में भावार्थ लिखना है। समझ गए 12 क्वेश्चन, और ये 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा अभी इसमें आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर 12 कर लेते हैं उसके बाद आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे टोटल 6 तो आएंगे, उसमें से 3 बनाना ही है, तो आपसे तीनों के तीनों बन जाएंगे। अगर आप बस ये 12 कर लेते हैं तो फिक्स है कि बन ही जाएंगे वो 3 के 3 क्वेश्चन, बस 6 में से 3 बनाना है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, आप एग्जाम की बहुत ही कम टाइम बचा हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।